कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है जो कैपिटलिज्म के तहत चल रहा है, इसने दो प्रॉब्लमें क्रिएट की है हमारे लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी और एक डिह्यूमनाइजेशन की समाज की। तो फिर कैसा मॉडल चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल हो, क्या उसकी प्रायोरिटी हो कि वो जो इन दो प्रॉब्लमों को सेट करने में वो सक्षम हो जाए। तो जब हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं ना कि ये कैपिटलिज्म वाला तो रिजेक्ट है, और सो कॉल्ड जो कम्युनिज्म वाला उसने भी इस पे कोई फ्रूटफुल काम नहीं किया, तो रिजेक्ट करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसका अल्टरनेटिव ना दो, उसका कोई समाधान ना दो अल्टरनेटिव। तो सराफ साहब ने इस पे कहा कि हमें एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है जिसकी दो प्रायोरिटी और 5 प्रिंसिपल हों। वो दो प्रायोरिटी कौन सी? पहली प्रायोरिटी है कि किसी भी कीमत पे हम एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देंगे, इसको सस्टेनेबल बना के रखेंगे, और कभी भी सस्टेनेबल लिमिट के बाहर हम काम नहीं करेंगे एनवायरनमेंट के, जिसको पंजाबी में हिंदी में हम टिकाऊ बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को टिकाऊ तरीके से रखेंगे और उसमें से हमें कोई भी कीमत उतारनी पड़े, चाहे हमारा प्रॉफिट जितना मर्जी कम हो, लेकिन हम एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेंगे। एक तो इस मॉडल की प्रायोरिटी ये मुनाफा फायदा होनी चाहिए। हाँ, इस कीमत, हाँ, पर्यावरण की कीमत, पर्यावरण की कीमत के जैसे कई बोलते हैं ना कि यार कोई बात नहीं, इकोनॉमी तो फायदा होगा ना, आर्थिक फायदा हो जाएगा, आर्थिक फायदा हो जाएगा अगर थोड़ा ये नुकसान होगा। हम किसी भी आर्थिक फायदे के लिए पर्यावरण का नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसकी एक प्रायोरिटी तो ये है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि ये समाज में मानवतावाद को बढ़ावा देगा। जो डिह्यूमनाइजेशन इन्होंने समाज में की है उसको हम रिपेयर करेंगे। हम लोगों में भाईचारा, लोगों में एकता और लोगों में मानवतावाद के साथ साथ लोगों में हम पर्यावरणीय कदर कीमतों का संचारण भी करेंगे। अभी तक तो इतना काम ही होता था ना कि हम कहते थे कि मानवतावादी बनना जरूरी है, इंसान बनना जरूरी है। अब मानवतावादी कदरों कीमतों से के लिए से काम नहीं चलेगा। हम मानवीय कदर कीमतों के साथ साथ हमें पर्यावरणीय कदर कीमतों की भी बात करनी पड़ेगी और लोगों का दिमाग बनाना पड़ेगा कि वो जब भी कोई पर्यावरण को ठेस पहुंचे तो उनके मन को पहले ठेस पहुंचे, उनके अंदर ऐसी भावना विकसित हो, लोगों के अंदर ऐसी मतलब अर्ज पैदा हो जाए कि वो जब भी कोई पर्यावरण का नुकसान हो उनको ये लगे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति हो गई है, मेरा नुकसान हो गया है। इसलिए पर्यावरणीय कदर कीमता और मानवतावादी कदर कीमता, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए हमें पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जो एजुकेशन है हमारी, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारी शिक्षा पद्धति में अब क्या हो रहा है, अब हम ऐसा इंसान बना रहे हैं जिसमें एक तो कंपटीशन बना दो कि वो फर्स्ट ही आना है, पहली पोजीशन में आना है, दूसरी पोजीशन में आना है, तीसरी पोजीशन में आना है, और दूसरा ये कि उसको व्यक्तिवाद बनाओ, उसमें व्यक्तिवादी कदर कीमता का संचार करो। हम इस पूरी की पूरी, क्योंकि अब दूसरे लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि एजुकेशन फ्री कर दो, हम कह रहे हैं कि एजुकेशन फ्री करने से भी काम नहीं चलेगा। एजुकेशन तो फ्री होनी ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन देनी क्या है, हम कैसा बच्चा पैदा कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट पैदा करने हैं, वो करने हैं
जिसमें मानवीय और पर्यावरणीय कदर कीमता का संचार हो, जिसमें व्यक्तिवाद, सेल्फ सेंटर्ड, मनी ओरिएंटेड लोग ना हो, सेवाभावी लोग बने। जो भी वहां निकल के जाए वो सेवाभावी हो, वो मानवतावादी हो, वो पर्यावरणवादी हो, वो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सगो उसके कॉमन इंटरेस्ट को वो तरजीह देने वाला स्टूडेंट बने। और मतलब ऐसा एक नागरिक पैदा करना चाहते हैं हम, ऐसा एक सिटीजन पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इसकी दो प्रायोरिटी होगी जी, एक मतलब डिह्यूमनाइजेशन को खत्म करने के लिए सोशल प्रायोरिटी होगी, और एक जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उनको सबको ठीक करने के लिए काम करने की प्रायोरिटी। इसके 5 प्रिंसिपल होंगे। उसमें पहला प्रिंसिपल तो यही है कि हर कीमत पे पर्यावरण को टिकाऊ रखना, उसको सस्टेनेबल बनाना है, और उसका कोई भी हम नुकसान नहीं होने देना। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है उसमें कि हम कैसी डेमोक्रेसी चाहते हैं। हम पीपल लेड डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं चाहते। पीपल लेड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जिसमें मैक्सिमम पावर पब्लिक को जाए, रिप्रेजेंटेटिव को ना जाए। रिप्रेजेंटेटिव अगर वो भेजेंगे, वो सिर्फ उनको ड्यूटी लगाएंगे कि आपकी ड्यूटी ये है, बना के वो देंगे। जैसे सपोज करो कि एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसी हो, वो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन कैसे बने एग्रीकल्चर, उसका एग्रीकल्चर का मॉडल कैसा बनाना है, ये लोग अपने लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे डिसाइड करेंगे। और फिर अपने जो भी वो उनमें से किसी को भेजेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो उसको ड्यूटी उसकी ये होगी कि जो पास हो गया लोगों में, वो उसको वहां जाके पुट करेगा। वो मतलब इतनी अगुवाई होगी उसकी, जाने रियल अगुवाई किसकी होगी, पब्लिक की होगी। उसका काम है कि उसको पुट करना वहां जाके कि बहुत डिस्कशन किया। तो फिर ये मतलब फिर लोगों में ये भी मतलब वो नहीं आता, कंपटीशन नहीं आता कि मेरे को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, मेरे को क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के पास जब पावर ही नहीं होगी कोई, तो क्यों और एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए होड़ में लगेगा। अब तो होड़ इसलिए है ना कि पावर बहुत ज्यादा है। अगर पावर ही पब्लिक के पास चली गई, इसको कहते हैं पीपल लेड डेमोक्रेसी। इसका नाम होगा पीपल लेड डेमोक्रेसी। ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो कैपिटलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, उसके मुकाबले पीपल लेड डेमोक्रेसी बनाना, ये इसका दूसरा प्रिंसिपल होगा। और इसमें मतलब तीसरा जो इसका बड़ा मतलब प्रिंसिपल होगा, जो इकोनॉमिक बेसिस पे होगा, वो है, इसमें दो बातें हैं। एक बात है उसमें कि जो इनकम डिफरेंस है हमारे समाज में, वो 1:5 से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम करना है। इनकम डिफरेंस कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं। 1:5 से कम करना है, ज्यादा नहीं होने देना। उसका मतलब ये है कि इनकम को हम ऐसे रैशनलाइज करेंगे कि जो निचला आदमी है, जो आम आदमी है, अगर उसको 1,000 रुपया मिल रहा है, तो जो टॉप का है ना हमारा लीडर, उसको 5,000 से कम मिलना चाहिए। चाहे वो सीईओ किसी कंपनी का, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो बड़ा कोई पॉलिटिकल पद पे है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वगैरह वगैरह कुछ भी है। और जो ऊपर वाले लोग हैं, वो ये ट्राई करेंगे कि वो 5 गुना से कम लें।
और पब्लिक को ज़्यादा दें। क्योंकि जितने भी देखो महान लोग हुए हैं ना, हमारे जितने गुरु हुए, जितने वो तपस्वी हुए, उन्होंने अपने लिए नहीं कुछ भी लिया। ये तो अब कैपिटलिज्म में चलन चला है जी, कि सब कुछ अपने अपने अंदर ही ले लो, अपने परिवार के अंदर ही ले लो। इसलिए एक तो इसमें ये है कि अगर आपने गरीबी दूर करनी है तो आपको एक सोशल प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा कि इनकम डिफरेंस 1:5 से अंदर रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसलिए फिर करप्शन भी क्यों करेगा कोई, इसलिए कोई बेईमानी भी क्यों करेगा कोई, तो उससे ज़्यादा तो उसके पास आना ही नहीं। एक तो इसमें ये है कि इससे गरीबी दूर होगी। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट ये है कि हर नीडी पर्सन है, जो हर जरूरतमंद है, जो उसको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, उसको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सामाजिक सुरक्षा से जो हमारा मतलब है वो ये नहीं है कि उसको 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन देती, 10,000 रुपये पर मंथ ना, पैसे के रूप में नहीं। सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है तो उसको शुद्ध हवा, शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पौष्टिक भोजन, कपड़ा, मकान, फ्री एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीजें सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होगी। कैपिटलिज्म में सोशल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं कि पेंशन दे दो जी, सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी, और हवा साड़ी जितनी मर्जी गंदी दे दो, और पानी जितना मर्जी गंदा दे दो, भोजन जितना मर्जी जहरीला दे दो, और उसको वो दे दो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने, ताकि उसका जेनेटिक ही बदल जाए। हमारी सोशल सिक्योरिटी का मतलब होगा कि उसको शुद्ध हवा, हर नीडी पर्सन को शुद्ध हवा, शुद्ध पीने का पानी और पौष्टिक भोजन, जहर मुक्त पौष्टिक भोजन, और कपड़ा, मकान, और फ्री एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, ये इसका तीसरा प्रिंसिपल है। इसका चौथा प्रिंसिपल है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब लोग हेल्दी होंगे और हमारे प्राकृतिक संसाधन हेल्दी होंगे तो प्रोडक्टिविटी आज से डबल हो सकती है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में। अब तो देखो नेचुरल एग्रीकल्चर के बारे में आजकल एक डिस्कशन चल रही है। वो कह रहे हैं कुछ जो प्रो केमिकल एग्रीकल्चर वाले हैं कि अगर हम इंडिया की पूरी एग्रीकल्चर को प्राकृतिक बना दें तो 1/3 लोगों को ही भोजन दिया जा सकता है, 2/3 को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि अगर, पहली बात ये है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमारी सॉइल है, अगर वो हेल्दी होगी तो क्रॉप कैसे कम हो जाएगी। अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो क्रॉप पे मतलब बीमारी कैसे आ जाएगी, आ ही नहीं सकती। हम कम पानी से ज्यादा मतलब क्रॉप लेंगे। और दूसरी ये कि जो क्रॉप इस तरीके से ली जाएगी उसकी क्वालिटी दूसरी से डबल हो जाती है। जैसे जो गेहूं मार्केट में हमें मिल रहा है उसमें अगर आप प्रोटीन कंटेंट उसका चेक कराओ तो 7.5-8% से ज्यादा प्रोटीन नहीं है। लेकिन जो नेचुरल एंगल की वो गेहूं है उसमें 17-18% तक भी प्रोटीन है। तो क्वालिटी किसकी बढ़िया हुई। फिर 4 चपाती खाने का अर्थ क्या है, 2 से काम चल जाएगा। क्योंकि बॉडी हम खाते किस लिए हैं कि जो हमारी बॉडी की नीड है, जिसने इसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जिसने इसको न्यूट्रिशन चाहिए, जिसने इसको मिनरल चाहिए, वो इसको मिल जाए, इसीलिए खाते हैं ना हम। इसलिए थोड़ी खाते हैं कि पेट भरना है, उसमें कोई न्यूट्रिशन हो ना हो, उसमें कोई मिनरल हो ना हो, उसमें कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो या ना हो, ऐसे थोड़ी खाते हैं।
हमारा जो भोजन है वो हमारी बॉडी की नीड के लिए है कि जितने मिनरल हमारी बॉडी को, जितने मतलब ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को, जितनी भी ये सब चीजें हमारी बॉडी को चाहिए वो भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए तो भोजन खाते हैं ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर इसको नेचुरल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और वो सब संसाधन मतलब प्रोवाइड किए जाए फार्मर कम्युनिटी को, तो वो बहुत बढ़िया भोजन बना के दे सकते हैं। और फिर आगे भोजन, बनाया हुआ भोजन कंपनियों को सुपुर्द करने की बजाय वो कोऑपरेटिव तरीके से अगर कुछ भोजन को प्रिजर्व करना पड़ता है तो प्रिजर्व करके भी दिया जा सकता है, पर उसके प्रिजर्वर हैं वो सारे नेचुरल होने चाहिए। जैसे हमारे घर पे अचार बनाते हैं, उसमें प्रिजर्वर दो ही डालते हैं ना, एक नमक डालता है, एक तेल डालता है। हमारे तो यही है, सरसों का तेल और नमक आप डाल दो और 4 साल भी पड़ा रहने दो, अचार खराब ही नहीं होता। और जो भी नेचुरल प्रिजर्वर हैं, अगर उस तरीके से अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो मतलब फूड ही सबसे बड़ी औषधि है ना। फूड से बढ़िया औषधि कोई नहीं है। अगर आपको सही तरीके का फूड और सही पका हुआ फूड, सही तरीके से पका हुआ फूड, अब ये तो पता नहीं क्या क्या इसमें डाल रहे हैं, जितने ये कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं और जितना ये मतलब 2 नंबर के ये जूस प्रिजर्व करके दे रहे हैं, इसमें मतलब दूध प्रिजर्व कर देते हैं, वो 90 दिन के लिए खराब ही नहीं होता यार, और नाम है उसका ताजा। और इसलिए लिख दिया ताजा। ताजा, ताजा मतलब फ्रेश, वो सारा बासी है, वो फ्रेश है जो वो 90 दिन के, उसकी जो वो एक्सपायरी डेट है वो 90 डेज है, 90 दिन है। ये 90 दिन वाला ताजा कैसे रहा? हमारे गांव में तो सुबह वाला शाम को ताजा नहीं कहते, शाम वाले को सुबह ताजा नहीं कहते। ताजा तो वो है ना जो जब तभी निकाला तो ताजा। सबसे बताते हैं। और अभी एक सच्चाई है कि दुनिया की 68 कंपनियां हैं, वो 90% जो प्रोडक्ट दे रही हैं लोगों को खाने पीने के, वो बहुत ही गलत तरीके से प्रिजर्व किए हुए, वो अनहेल्दी है। इसलिए इसका जो चौथा प्रिंसिपल है वो है कि इस सिस्टम के अंदर अगर हम इस तरीके से काम करेंगे और लोगों में एक उत्साह होगा कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये इसकी प्रोडक्टिविटी डबल होएगी और डबल से भी ज्यादा हो सकती। और इसका 5वां और आखिरी प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों से कुछ भी नहीं लुकोना। अब तो ये है ना कि हम सगंध खाते हैं कि सरकार की कोई भी बात लोगों को नहीं बताओगे, लोगों के प्रतिनिधि बन के जाते हैं, और सगंध खाते हैं कि लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। फिर अगर वो लोगों को कुछ बताने ही नहीं, फिर लोगों का प्रतिनिधि कैसे रहा हो बना। इसलिए ट्रांसपेरेंसी हर चीज में, कोई भी गुप्तता का कानून वो नहीं चलेगा। सारे ऐसे कानून हैं वो खत्म किए जाएंगे और सब चीजों में साफ साफ होएगा। ट्रांसपेरेंसी भी होएगी, पारदर्शिता भी होएगी और अकाउंटेबिलिटी भी होएगी, जिम्मेवारी भी होएगी। अब देखो ना, हमारे ये घटना वापरी है दिल्ली में, कोचिंग सेंटर में पानी भर गया, उसमें 3 बच्चे डूब के मर गए। अब कोई उसकी वो कह रहे हैं हो गया, गलत हो गया, पर उसके लिए जिम्मेवार कौन है ये नहीं कोई पता चल रहा है। वो कहते पता ही, जो मतलब जिसने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया वो कहता भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है। क्यों नहीं पता चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी किसी न किसी को। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही, ये दोनों बातें सबसे ज्यादा मस्ट है। इसलिए जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक
डेवलपमेंट मॉडल है, उसकी ये 2 प्रायोरिटियाँ और 5 प्रिंसिपल होंगे और इन पे हमने काम करना है। इन पे हमने पहले इनको समझना है और पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हुए फिर लोगों में इनको प्रचारित करना है। फिर हमने सबने इन पे चलना है, लोगों को साथ लेकर, लोगों के साथ मिलकर चलना है, ना कि हम आगे चलेंगे लोग हमारे पीछे चलेंगे। लोगों के साथ मिलकर ये सारे काम हमने करने हैं। और ऐसा डेवलपमेंट मॉडल है वो जो हमारे सामने लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है उसको वो ठीक तरीके से मैनेज कर लेगा और समाज को विकसित भी कर लेगा, आगे भी ले जाएगा और वो ह्यूमन रिसोर्सेज को और नेचर रिसोर्सेज को ज़्यादा डेवलप कर लेगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट का मतलब है कि ह्यूमन फिजिकली और मेंटली पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाए और उसको ज़्यादा एम्पावर्ड कर दें हम। ज़्यादा एम्पावर करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको ज़्यादा राइट हो गया तो वो अशोषित करेगा। ज़्यादा एम्पावर करने का मतलब होता है कि जिसको ज़्यादा किसी बात की समझ आ जाती है वो उतना ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है और जैसे जैसे हमारे सिटीजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते जाएंगे तो हमारा समाज अच्छा बन जाएगा। उसमें भाईचारा, उसमें दोस्ती, उसमें ये बॉर्डरलेस दुनिया बन जाएगी। ये मतलब Armless, वो मिलिट्री लेस और आर्मलेस से दुनिया भी बन जाएगी। बॉर्डर से और वो हम लड़ाई फिर किससे करेंगे? हम लड़ाई इंडिया पाकिस्तान से थोड़ी करेगा, फिर लड़ाई इंडिया चाइना से थोड़ी करेगा, फिर लड़ाई इंडिया नेपाल से थोड़ी करेगा, फिर लड़ाई करेंगे हम गरीबी से, फिर लड़ाई हम करेंगे महंगाई से, फिर लड़ाई हम करेंगे बेरोजगारी से। सबको जॉब देंगे क्योंकि जॉब 2 चीज़ों से निकलेगा। एक अगर एनवायरनमेंट को रिपेयर करोगे तो खूब जॉब निकलेगा और अगर नेचुरल एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे तो खूब जॉब निकलेगा। आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी, आपका बजट दे दो ना किसानों को, खेती करने वालों को। अब तो उनके पास टेक्निक नहीं बची, पुराने पशु खत्म हो गए। मेरा गांव अब ये देख रहा है, ये फसल हम लेंगे कैसे? कर क्या रहा है फिर? क्योंकि उनके पास पशु नहीं रहा, वो घास नहीं निकाल सकते, कोई औजार नहीं उनके पास, तो वो क्या कर रहे हैं? जहर ला रहे हैं, जो कि यूरोप में प्रतिबंधित है, बीडीसाइड कहते हैं ना जिसको, वो डाल रहे हैं। क्या करवा रहे हो? जहर ही खाना है ना, वो जो है जहर पैदा कर रहे हो। और लोगों के पास कोई औजार नहीं है, जबकि आज की दुनिया में क्या है? आज की दुनिया में आप एक मतलब कोई मुझे कह रहा था, मेरा भांजा IIT में था, वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है मामा जी, एक इतना सा खिलौना बना देंगे आपको और इसमें फीड कर दो कि ये चीज खरपतवार है, इसको आप करते वो अपने आप छोड़ दो, उसको खेत में निकाल देगा, फसल को कोई नुकसान नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपका इरादा, आपका एजेंडा बदल जाना। नहीं, एक पाकिस्तान का वो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर का, वो कहता है यार जिसको आप ये भी कहते हो ना नदीन, ये तो यार सबसे अच्छा है। खरपतवार को ये तो खरपतवार को आप निकालते हो, उसको वो करते हो, ये तो वो कहता है यार क्रॉप के लिए तो जो आपकी कमर्शियल क्रॉप है उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये। अब थोड़ी देर दिन पहले मनीराम जी ने पूछा था कि जी हम इसका क्या करें, वो कहता तेरे को कहता क्या है, पहले तेरे को प्रॉब्लम तो बताना, तेरा लेता क्या है ये? खरपतवार क्या ले जिसको आप खरपतवार कहते हो, बीड कहते हो जिसको आप, वो तो आपका लेता क्या है ये तो बताना, आपको प्रॉब्लम क्या है, नुकसान क्या कर रहा है? वो तो कहता क्रॉप को तो वो सपोर्ट कर रहा है यार। इसलिए ऐसी ऐसी विधियां बन गई हैं, निकल आ रही हैं, ये मतलब इससे आप बहुत ही कम खर्चे से, कम पानी से ज्यादा क्रॉप ले सकते हो, ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जरूरत है आपकी सोशियोलॉजी, बस आपकी बात वही है, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी,
वो इस डायरेक्शन में मोड़ो, प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ दो। और जो ये फालतू का औद्योगिकरण है हथियारों में, रोर में, इसको रोक दो सारे को। यही तो प्रदूषण की जड़ है। आप देख लो 1.5 डिग्री क्रॉस क्यों नहीं हुआ है, मेरे मुताबिक, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, ये देते ही नहीं आंकड़े कि युद्ध की जो गतिविधि बढ़ी है, जो सोवियत संघ ने अटैक किया यूक्रेन पर और उसके बाद ये फिलीपीन वाला, इसने कितनी हथियारों की दौड़ और कितनी हथियारों की रेस को तेज कर दिया है। कितने हथियार बिकने शुरू हो गए, कितने कारखाने खुल गए, तो कितने युद्ध हो गए। ये इसने स्पीड को तेज किया है सबसे ज्यादा एनवायरमेंट का नुकसान किया है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं, कोई नहीं बता। इतना कॉर्पोरेट आत्मघाती दस्ता है। जब ये तो पहले तो जो पूंजीवाद भी था वो तथ्य और आंकड़े रखता था। अब बिल्कुल चोरी, पक्की चोरी। इंडिया की सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे रही है। ये जहां तक हल्ला मचा हुआ है संसद में, हालांकि अपन जातिवाद के पक्षधर नहीं है, पर जो विपक्षी हैं उनको मौका मिला है कि इससे वोट मिलेंगे हमारे को। हिंदूवाद की बजाय जातिवाद पे हमने वोट लेने, तो उन्होंने कह दिया जाति जनगणना करेंगे। जाति भी करेंगे और इकोनॉमिक भी करेंगे। और सरकार को मिर्ची लगी हुई है कि ये क्यों हो रहा है। पर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अगर इकोनॉमी का आंकड़ा भी इतने गरीब हैं, इतने अमीर हैं, ये भी आ जाएगा, आंकड़ा ही तो आएगा, जो फैक्ट है वो आ जाएगा यार। और अगर उसमें जाति भी शामिल होगी तो तुम्हें इतनी आग क्या लगी है? तो यानी फैक्ट्स को छिपाना ये सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कर रहा है। और ये सारा पता होना चाहिए दुनिया की जनता को। इसलिए बात ये है कि इस जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है, उसके लिए 2 प्रायोरिटी हैं और 5 इसके लिए प्रिंसिपल हैं। ये उसका अल्टरनेटिव है, जो मतलब ये जो डेवलपमेंट मॉडल ये देते हैं ना, जिसको ये विकास बोलते हैं कैपिटलिज्म वाले, ये हम कहते हैं वो विकास नहीं है, जिसमें नेचर का आपने सत्यानाश कर दिया। हाँ, विकास की परिभाषा ही खराब कर दी आपने। इसकी बायस सिद्ध नहीं कर सकता, बायस सिद्ध नहीं कर सकता, नाम तो नहीं रखा। क्या आपने जो अपने जगह पर पंजाब और प्रैक्टिस किया है